दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो दोस्तों लैंड रिफॉर्म्स एक तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफर है, टेनेंसी रिफॉर्म्स है। तो कई तरीके के एस्पेक्ट आते हैं लैंड रिफॉर्म में। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म रेफर टू द चेंज इन एग्रीगेशन स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट, यानी कि जो एग्रीगेशन स्ट्रक्चर है, जमीन का मालिक कौन होगा, खेती में जो पैसा है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, और एक तरीके से किस तरीके से पैसे का ट्रांसफर किस तरीके से होगा, इन सब चीजों के बारे में एक बड़ा फैसला लेना ही लैंड रिफॉर्म कहलाता है। और ये जो फैसला है वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जमीन के मालिकाना हक का ट्रांसफर। रेगुलेशन ऑफ ऑनरशिप, यानी कि एक तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना कि कौन आखिरकार मालिक है, उसके पेपर किस तरीके से बनेंगे, नियम क्या बनेगा, उसके नियम बनाना। ऑपरेशन किस तरीके से काम होगा, लीजिंग किस तरीके से किराए पे जगह दी जाएगी, किस तरीके से सेल्स होगा लैंड का, इन सभी के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा कोई रणनीति बनाना, कोई पॉलिसी बनाना, कोई स्ट्रक्चर तैयार कराना ही लैंड रिफॉर्म कहलाता है। मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूं तो लैंड रिफॉर्म का मतलब है कि जमीन का आखिरकार मालिक कौन होगा, इसके नियम को डिसाइड करना। जमीन में जो मालिक है, अगर वो किसी को खेती पर जमीन दे रहा है तो किस तरीके से उनके बीच में प्रॉफिट का डिवीजन होगा, इसके लिए कोई रेगुलेशन बनाना, यही कहलाता है लैंड रिफॉर्म। इंडिया में लैंड रिफॉर्म जो है वो आजादी से पहले स्टार्ट हुआ। हालांकि वो जो लैंड रिफॉर्म जो आजादी से पहले बना होगा वो डेफिनेटली उस तरीके से बना होगा जो अंग्रेजों के, क्योंकि ब्रिटिश रूल रहा है तो ब्रिटिशर्स के जो हित में रहा होगा, जो उनको फेवर करता होगा, वही लॉ रहेगा। इन अदर वर्ड लैंड रिफॉर्म रेफर एन इंप्रूवमेंट इन म्यूचुअल रिलेशन। किसके बीच के म्यूचुअल रिलेशन को इंप्रूवमेंट करने की बात करता है ये? लैंडलॉर्ड की, फार्मर की एंड गवर्नमेंट रिलेशन की। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा लैंड रिफॉर्म क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि किस तरीके से लैंड की ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरीके से जमीन का मालिक कौन कहलाएगा, जमीन का मालिक आखिरकार कौन होगा, इसे डिसाइड करना ही लैंड रिफॉर्म कहलाता है। आगे हम बात करें लैंड रिफॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि लैंड रिफॉर्म आजादी से पहले स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ब्रिटिश काल में भी लैंड रिफॉर्म बना, लेकिन वो जो लैंड रिफॉर्म बना वो डेफिनेटली किसानों के हित में रहा नहीं, रहा के जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हित में रहा होगा। तो पहले किसान क्या करते थे, इंडिविजुअल लेवल पे या गांव के लेवल पे मिलकर राजा को टैक्स के रूप में लैंड रेवेन्यू देते थे, क्योंकि पुराने जमाने में लैंड से ही इनकम कमाना, इनकम का एक मेजर सोर्स हुआ करता था। अंग्रेजों ने एक सिस्टम शुरू किया जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त हिंदी में बोलते हैं इसको। परमानेंट सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट ने एक नए तरीके का वर्ग बना दिया, नए तरीके का लोग डेवलप कर दिए, जिसको बोला गया जमींदार। जमींदार बेसिकली क्या कौन लोग थे? जमींदार उस जमाने में गवर्नमेंट के, आप कह सकते हो, चमचे हुआ करते थे। गवर्नमेंट के एक तरीके से कह सकते हो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो लोग हुआ करते थे। गवर्नमेंट ने उन लोगों को राइट दे दिया कि आपको क्या करना है, टैक्स वसूलना है। किससे टैक्स वसूलना है? लैंड, जो किसान है उनसे टैक्स वसूलना है। तो किसान से टैक्स कितनी मात्रा में वसूलना है, कई जगह इसका उल्लेख ही नहीं था। कई बार 80% तक टैक्स रेवेन्यू जो है वो ले लिया जाता था। और जो लैंड जो एक तरीके से जमींदार है वो उस टैक्स को जमा कराता था गवर्नमेंट के पास में एक फिक्स अमाउंट में। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें 5 लाख रुपए आप जमा करा दो। अब कई बार ऐसा होता था कि अच्छी फसल नहीं हुई तो गवर्नमेंट जो किसान है उसकी इनकम भी नहीं हुई। जब किसान की इनकम नहीं हुई तो उसने टैक्स रेवेन्यू भी नहीं दिया। अल्टीमेटली उस जमीन को जमींदार कब्जा कर लिया करता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग जमीन से बेदखल हो गए और अल्टीमेटली जो मालिक बन गया जमीन का वो बन गया जमींदार। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में आया तो 1973 में उन्होंने क्या शुरू किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इसके थ्रू किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, एक बंगाल रेंट एक्ट भी आया था 1859 में, जिसके अंतर्गत पावर ऑफ जो है लैंडलॉर्ड की और जो टेनेंट है दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई, ताकि दोनों के हितों को प्रोटेक्टेड किया जा सके। इसके अलावा 1940 में एक मूवमेंट चला था, त्रिभागा मूवमेंट। त्रिभागा मूवमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। बेसिकली हुआ करता था कि एक मान लीजिए एक मालिक है और एक मान लीजिए इसके यहां टेनेंट काम करने के लिए आया है।
जो भी प्रोडक्शन होगा इसकी जो कॉस्ट है वो ये बेयर करता था, यानी कि सारी की सारी कॉस्ट ये लगाएगा, सारा का सारा जो लेबर है वो ये लगाएगा, और इसकी केवल लैंड रहेगी। और ये क्या करते थे, एक दूसरे को आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लिया करते थे। और ये जो था, जो मजदूर था, जो टेनेंट था, उसको बहुत बुरा लगता था कि भाई सारा मेहनत ये करे और केवल जमीन उसकी, इसलिए वो आधा हिस्सा ले जाए। तो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि तीसरा भाग ही इसके पास जाना चाहिए, इसके पास। हालांकि वो जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो एक प्रॉपर बहुत बड़ी मात्रा में बंगाल में मूवमेंट चलाते भागा नाम से, और इस तिभागा मूवमेंट में बात यह की गई कि जो लैंड लॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, उसको केवल 1/3 हिस्सा ही जमीन का मिलना चाहिए, इससे ज्यादा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके की बात की गई। तो बात करें आजादी के बाद की, तो आजादी के बाद से फिर से इंडिया में एक तरीके से प्रॉपर लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक बार उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहला है ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला है नंबर 1, इसको बनाते हैं नंबर 1, प्रमोट इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो देखिए, किसानों में एक तरीके से जब इंडिया आजाद हुआ तो कुछ ही किसान ऐसे थे जिनके पास सारी की सारी संपत्ति हुआ करती थी, सारा का सारा पैसा उन्हीं के पास था, सारे के सारे एक तरीके से इक्विपमेंट उन्हीं के पास थे। तो सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, यानी कि किसानों के पास कम से कम इतनी इनकम तो हो ताकि वो अपने जीवन की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही एक तरीके से आप कह सकते हो सोशल जस्टिस प्रोग्राम शुरू हुआ, लैंड रिफॉर्म शुरू हुआ, ताकि इक्विटी को प्रमोट किया जा सके, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग पैदा हो गए जिनके पास जमीन नहीं थी, वो केवल कल्टीवेशन का काम करते थे। वो लैंडलॉर्ड की जमीन पे जाते, कल्टीवेशन करते, और कुछ मिनिमम अमाउंट जो उनको मिलता, जो सस्टेनेबल लाइफ के लिए जरूरी है, जो लाइफ में सस्टेन करने के लिए जरूरी है, केवल उनको उतना ही पैसा उनको मिलता था। तो लैंड रिफॉर्म का एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहा है कि जो किसान है, जो गरीब किसान है, उसको लैंड दी जाए, उसको जमीन दी जाए ताकि वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सके। ये भी एक ऑब्जेक्टिव इनका रहा है। तीसरा है इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर। देखिए, जो नॉर्मली ये होता था कि जो लेबर लगाएगा, टेनेंट, कुएं खुदवाना है तो टेनेंट खुदवाएगा, कोई बाउंड्री करवानी है तो टेनेंट करवाएगा, कोई इक्विपमेंट या मशीन की जरूरत है तो वो टेनेंट लाएगा। लेकिन ये सब परमानेंट हुआ करते थे। मान ली किसी ने खेत में कुआं खुदवाया तो पैसे तो टेनेंट को देने पड़ेंगे, लेकिन जब उसको लैंड से हटा दिया जाता तो किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं करते थे। लैंड रिफॉर्म का एक ऑब्जेक्टिव इस व्यवस्था को बदलना था ताकि जो टेनेंट है उसको कंपनसेट किया जा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहेगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम रहेगी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म हो। तो ये सब बातें आपको समझनी है। चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जरूरी है कि जो लैंड का ओनर है वो वही व्यक्ति हो जो लैंड पर कल्टीवेशन कर रहा है, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसकी इनकम उतनी ज्यादा होगी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि नई नई मशीनें आए, नई नई इक्विपमेंट आए, नई नई टेक्नोलॉजी आए, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका किसान जो है उसकी इनकम बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसी के लिए, ताकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो, जीडीपी बढ़े, देश का समृद्धि हो, देश आगे डेवलप करे, प्रमोशन, मतलब एक लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए। इसके अलावा प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट। देखिए, टेनेंट की स्थिति बहुत खराब थी। टेनेंट को कभी भी जमीन से बेदखल किया जा सकता था, उसको कंपनसेशन मिलता नहीं था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसके द्वारा बड़ी मात्रा में जो रेवेन्यू है वो ले लिया जाता था टेनेंट के से। इन सभी के लिए रिफॉर्म करने की जरूरत थी, क्योंकि टेनेंट को रक्षा करना, टेनेंट की सुरक्षा करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। तो इसीलिए टेनेंटी रिफॉर्म के लिए न्यू एक तरीके से लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इंडिया में यूज की गई। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज मोर डिमांड थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कोई किसान, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, एक मिनट, हाँ, मान लीजिए ए पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन की जो इनकम है, मान लीजिए वो है 1 लाख रुपए, और दूसरे पर्सन की इनकम मान लीजिए है मात्र 10,000 रुपए।
तो डेफिनेटली ये अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इनकम का 95% खर्चा करेगा। इसका खर्चा केवल 50% में ही काम पूरा हो रहा है, क्योंकि ये 50,000 खर्चा कर रहा है। सोशल सिक्योर लैंड रिफॉर्म का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इसकी इनकम का ट्रांसफर इसके पास हो, क्योंकि जब इसकी इनकम का इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कंजम्पशन करेगा ज्यादा, और जब ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी बढ़ेगी और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाए, और खास तौर पे जो लैंडलेस लेबर हैं उनको लैंड दिया जाए, जो ताकि एटलीस्ट इनकी इतनी इनकम तो हो ताकि वो उस इनकम को, जो भी इनकम जनरेट हो, उसको मार्केट में खर्चा कर सकें। इसके अलावा रिड्यूस लैंड कन्फ्लिक्ट। लैंड कन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? देखिए, किसान जिसके पास जमीन नहीं है और जिसके पास जमीन है, दोनों के बीच में संघर्ष है। आपने मार्क्स थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें हैव और हैव नॉट के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष इंडिया में नहीं रहा, बहुत तरीके के संघर्ष रहे हैं, और खास तौर पे टेनेंट नहीं किए, खास तौर पे जो लैंडलेस लेबर हैं उन्होंने बड़े बड़े मूवमेंट चलाए हैं। तो इस मूवमेंट का परिणाम ये है कि कन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है अमीर और गरीब के बीच में। इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, इस गरीबी और अमीरी के गैप को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म करना बहुत ही जरूरी रहा है, और लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत ही आवश्यक है, एक तरीके से आप कह सकते हो। इसके अलावा एक्सप्लोटेशन को एंड करना है। बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोटेशन होता रहा है लेबर का, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोटेशन हुआ है किसानों का, तभी तो इतनी गरीबी है। किसान की ग्रोथ जमींदारों ने होने ही नहीं दी, उनको केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए पैसा दिया जाता था। एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए भी लैंड रिफॉर्म किए गए। तो ये कई सारी वजह हमने आपसे डिस्कस की जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए। इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड हम कर सकते हैं। सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, इंटरमीडिएट जो थे, जमींदारी जो थे, उनको एबोलिश किया। टेनेंसी रिफॉर्म किए गए और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्रीगेशन किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म के अंदर हमने रेगुलेशन ऑफ रेंट किया, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट की गई, ऑनरशिप राइट दिया गया टेनेंट को, और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की गई, एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया, वो है हमारा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि मध्यस्थों को हटाना। देखिए, 3 तरीके के सिस्टम चलते थे, जमींदारी, महलवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। जमींदारी सिस्टम में बेसिकली एक जमींदार हुआ करता था, वो टैक्स कलेक्शन का काम करता था, जितना चाहिए उतना टैक्स वसूल सकता था किसानों से, फिर वो गवर्नमेंट के पास जमा कराता था। महलवाड़ी सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि एक तरीके से ग्राम पंचायत, इकट्ठे लोग अपना अलग अलग कलेक्शन, सॉरी मैं दोबारा समझा देता हूं। महलवाड़ी में क्या करते थे, खेती सब अलग अलग करते थे, और जो टैक्स कलेक्शन है करने का काम ग्राम पंचायत यानी कि गांव के लोग मिलकर इकट्ठा करते थे, और वो फिर राज्य को टैक्स जमा कराते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे अच्छा कह सकते हो आप, इसके अंदर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो राज्य को टैक्स जमा कराता था। सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ वो हुआ जमींदारी सिस्टम में, और इस जमींदारी सिस्टम में रेंट कलेक्शन करने का काम जो है वो एक तरीके से लैंडलॉर्ड करता था, उसको लैंडलॉर्ड बन गया वो एक तरीके का। तो बाद में इस सिस्टम को हटा दिया गया, खत्म किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे करके भारत के अधिकांश राज्यों ने, बल्कि सभी राज्यों ने टेनेंट जमींदारी एबोल्यूशन के खिलाफ कानून बनाया, जिसमें बात की गई कि जमींदारों के पास जो जमीन है उसको गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक तरीके से गलत बोला मैंने, बात की गई कि जमींदारों को हटा दिया जाएगा, यानी कि टैक्स कलेक्शन का काम अब केवल और केवल सरकार के द्वारा और इंडिविजुअल व्यक्ति डायरेक्ट एक दूसरे के साथ करेंगे, मतलब किसी तरीके का इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं है। इस तरीके का रिफॉर्म किया गया। नियरली 20 मिलियन टेनेंट हैव बीन ब्रॉट टू डायरेक्ट रिलेशन विद द स्टेट। लगभग 20 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको डायरेक्ट रिलेशन के बीच में आए। अराउंड 173 मिलियन अक्रॉस लैंड हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द इंटरमीडिएटरीज, यानी कि 173 मिलियन एकड़ जमीन इन इंटरमीडिएट से ले ली गई और लैंडलेस लेबर जो कल्टीवेटर थे उनको दे दी गई। हालांकि जो जमींदार थे उनको इसके खिलाफ कंपनसेशन दिया गया, और इस कंपनसेशन कैश फॉर्म में था, बॉन्ड फॉर्म में भी रहा है। तो इस तरीके से देखिए, जमींदार तो जमींदार अमीर बना ही रहा, जमींदार बुरा ना लगे, जमींदार को दुख ना लगे, इसके लिए उनको कंपनसेट भी किया गया। तो उनसे लैंड ले ली गई, और एक तरीके से आप कह सकते हो रैयतवाड़ी सिस्टम डेवलप किया गया
किसकी जगह पे? जमींदारी सिस्टम की वजह से। यानी कि रैयतवाड़ी का मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति खुद जाके गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराए। तो एक तो ये सुधार किया गया। दूसरा सुधार किया गया टेनेंसी रिफॉर्म्स में। जमींदार डिड नॉट कल्टिवेट लैंड फ्रॉम देमसेल्फ, वो खुद तो जमीन जोतते नहीं थे, वो क्या करते थे, जमीन उनकी और कल्टीवेशन के लिए किसी और को दे देते थे। और कल्टीवेटर की स्थिति भी बहुत खराब थी। कल्टीवेटर को सुधार करने के लिए सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया। पहले क्या था, 1/2, एक तरीके से मतलब 2/3 इतना हिस्सा तक जमींदार अपने पास रख लेते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट इसको ठीक किया गया और यह कहा गया कि भाई आप क्या करो, सारा का सारा रेंट तो आप ले नहीं सकते। बात की गई कि आप 1/4 से लेके यानी कि 25% से लेके और लगभग 40% तक अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग रहा है, इतना ही रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो ले सकता है टेनेंट से। यानी कि टेनेंट जो है सारा का सारा पैसा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन दी है तो आपको सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। टेनेंट से आप पैसा लो, ऐसा भी कहा गया कि भाई ऐसा भी नहीं है कि मत लो, लेकिन सारा का सारा नहीं ले सकते। 33% की जगह आई थिंक 25% भी रहा है, 25% से लेके 40% तक का ही आप ले सकते हो। अब देखिए तिभागा हो गया ना, एक 33% का मतलब जो तिभागा मूवमेंट चला था वो यही तो था कि 33% तक ही आप ले सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट की बात की गई। सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट में बेसिकली कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट की बिना मर्जी के टेनेंट को हटा नहीं सकता। यानी कि उस तरीके के नियम बनाए गए जिसमें यह कहा गया कि भाई आप टेनेंट को हटा नहीं सकते। हालांकि कुछ फ्लॉज भी छोड़े गए जिसमें एक वर्ड दे दिया गया सेल्फ, अगर टेनेंट हटना चाहे तो वो हट सकता है। अब आप जानते हो कि टेनेंट के पास कितनी पावर होती, डंडे के जोर पर उसे हटा दिया जाता था। मतलब सरकार में जो नियम बनाने वाले थे उन्होंने जगह जगह पर इस तरीके की फॉल्स भी छोड़े हैं ताकि जो किसान हैं, जो क्योंकि अल्टीमेटली तो नियम बनाने वाले भी वही थे जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब वो नियम अपने खिलाफ कैसे बना सकते हैं? तो सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक लेजिस्लेशन पास किया गया, एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि टेनेंट को हटा नहीं सकते। ठीक है जी, अगर लॉ के थ्रू हटा सकते हो, मतलब लॉ कहता है कि आप उसको इस नियम के थ्रू हटा सकते हो जिसमें अगर वो खुद जमीन छोड़ना चाहे तो वो जमीन छोड़ सकता है। और कई बार ये जो चीज है वो बहुत प्रेशर में होती है। इसके अलावा अगर कोई लैंड ओनर अगर सेल्फ कल्टीवेशन के लिए जमीन लेता है तो उसको मिनिमम एरिया यानी कि लिमिट डिसाइड की गई, उससे ऊपर का एरिया में वो सेल्फ कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। राइट ऑफ ओनरशिप, कई जगह ऐसे राइट भी दिए गए कि भैया ठीक है आपकी जमीन है, आप क्या करो खुद कल्टीवेट करो, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पैसे को जो जमींदार है या जो लैंड ओनर है उसको वापस करो। यानी कि एक तरीके का ये कहा गया कि लैंड जो कल्टीवेटर है वो जमीन को रख सकता है अपने पास में, लेकिन उसको एक अमाउंट जो है वो कंपनसेशन के रूप में लैंड ओनर को देना पड़ेगा। कई राज्यों में तो ये डायरेक्ट फैसिलिटी चलाई गई, कई राज्यों में ऐसा भी किया गया कि सरकार उस पैसे को सरकार उस जमीन को ले लेती थी और जमीन के बदले सरकार किस्तों में पैसा जो है वो मकान जो मालिक है, मतलब जो जमीन का मालिक है उसको पे कर दी थी। तो ये सब टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा ये तो चलिए हमने बता दिया, द टेनेंट हैव बिकम गिवन ऑप्शन आइदर टू कंटिन्यू टू टेनेंट और बिकम ओनर ऑफ द लैंड बाय पेइंग प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम प्राइस टू स्टेट, मतलब स्टेट को पैसा देके वो राज्य का जमीन का मालिक बन सकता है। अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन टेनेंट हैज एक्वायर्ड ओनरशिप राइट एंड ऑफ 15 एकड़ लैंड। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि लगभग 11 मिलियन टेनेंट ऐसे जिन्होंने 15 मिलियन एकड़ जमीन की ओनरशिप ले ली। इसके अलावा तीसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हुआ इट मींस मेकिंग चेंज ऑफ होल्डिंग साइज वन कैन ओन, मेकिंग चेंज इन होल्डिंग साइज, मतलब आपके पास जमीन का एक टुकड़ा है तो इस होल्डिंग साइज में चेंज करना ही है। तो इसके लिए सबसे पहला क्या जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसान है, उसके पास यहां पे भी जमीन है, यहां पे भी जमीन है, यहां पे भी जमीन है, ठीक है जी। सॉरी, पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जिसके पास एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत सारा उसने पास लैंड है और इतना लैंड है कि उसको वो यूज ही नहीं कर पा रहा है, कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सीलिंग कर दी अपर एज लिमिट की, यानी कि इतना इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हो।
और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जमीन थी जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया उसको वो लेबरलेस स्मॉल फार्मर और को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी कि जिसके पास एक बड़ी एक लिमिट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिमिट थी, ये लिमिट है मान लीजिए, लिमिट डिसाइड कर दी, और किसी के पास जमीन जो है वो इतनी है, इससे ज्यादा है, मान लीजिए इतनी ज्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा जमीन है, एक्स्ट्रा जो जमीन है उसको सरकार ले लेती थी और किसको दे देगी, जो लैंडलेस लेबर हैं, जो फार्मर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दे देती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो इन 1997 गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड 72 मिलियन एकड़ ऑफ लैंडलेस फार्मर, तो लगभग 72 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो एक तरीके से लैंडलेस लेबर को दी गई। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, वो जमीन जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, और इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा बिखरी हुई है कि उसमें उन इक्विपमेंट का आप यूज नहीं कर सकते हो जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। स्मॉल सेटल्ड बिट ऑफ लैंड कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सिंगल कंप्लीट ब्लॉक एंड दीज कैन बी एक्सचेंज फॉर लैंड इन वन प्लेस। यानी कि आपकी जमीन जो टुकड़ों में बटी हुई है उसको गवर्नमेंट ले लेगी और उसके बराबर का एक जब बड़ा टुकड़ा जो है वो दे देगी आपको। दिस वर्क स्टार्टेड इन पंजाब इन 1921। देखिए शुरू में तो ये वॉलंटरी रहा, शुरू में वॉलंटरी रहा कि भाई आप अपनी जमीन के टुकड़े दे दो और इकट्ठी जमीन ले लो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा प्रेशराइज करके लोगों को कहा और इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो जमीन कोई किसान दे रहा है वो फर्टिलाइजर हो और जो जमीन उसे इकट्ठी मिले वो एक तरीके से अच्छी ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं चकबंदी। देखिए बहुत बड़ी मात्रा में ये हुआ है, यानी कि कई लाख तो ऐसे भी थे जिनको जमीन ही नहीं पता थी कि गवर्नमेंट उनको कहां अलॉट किए। गवर्नमेंट ने जमीन ले ली, वो तो सबको पता लग गया भाई मेरी जमीन सरकार ने ले ली है, उस पर किसी और को बिठा दिया, लेकिन कई बार लोगों को यह तक नहीं पता चला कि गवर्नमेंट ने जो जमीन दी है वो दी कहां पर है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की गई हैं। हालांकि ये एक अच्छा तरीका था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका बहुत विरोध हुआ। एक अगला है कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग भी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के जैसा ही है, लेकिन कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग में जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे गांव के लोग एक पूल बना लेते हैं और पूल बनाने के बाद इकट्ठे होकर सब लोग एक साथ खेती करते हैं। खेती करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उसको वो उसी प्रोपोर्शन में बांट लेते जिस प्रोपोर्शन में उनका लैंड है और या लेबर लगा हुआ है। तो इस तरीके से उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा मिल जाएगा और ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगी। हालांकि इस वाले केस में का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, जो कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग करने का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो यही रहा कि भाई अगर जमीन इकट्ठी होगी तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीद पाएंगे, बड़े बड़े मशीन खरीद पाएंगे और अच्छी मात्रा में एग्रीकल्चर करेंगे। तो इसका लेकिन लोगों ने खूब विरोध किया। कॉर्पोरेट फार्मिंग में कम से कम ये बचा रहा कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी लैंड के हिसाब से, आपको लेबर देना है अपनी लैंड के प्रोपोर्शन में, और जो प्रोडक्शन होगा उसको भी आपके लैंड के प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको कुछ पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम है बहुत ही सफल रहा, आप ये भी नहीं कह सकते क्या सफल रहा, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो स्लो रही है। इसके बारे में हम आगे बात डिस्कस करते हैं। दोस्तों कुछ ड्रॉबैक की चर्चा जो है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है पॉलिटिकल विल की कमी। देखिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल विल है उसकी बहुत कमी देखने को मिली लैंड रिफॉर्म में। नियम आप बना दो, लेकिन नियम इस तरीके से बनाए, मतलब क्योंकि जमीन ही नहीं की थी ना। देखिए आप समझ लीजिए जो मकान का मालिक है वो अपने खिलाफ कैसे कानून बना सकता है। जमीन के मालिक ही तो संसद में पहुंचे थे, लैंडलॉर्ड ही तो संसद में पहुंचे थे। किस गरीब के पास इतना टाइम होता है कि वो जाके चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े, और उसकी तो लड़ाई दो वक्त की रोटी की होती है। लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे, जो किसान थे, या तो वो या उनकी सपोर्टेड लोग ही सत्ता में बैठे, और उन्होंने किसी भी तरीके से लैंड रिफॉर्म को एक तरीके से आप इनिशिएटिव लेने में बहुत देर कर दी। दूसरा, ऐसे फ्लॉज छोड़े गए। फ्लॉज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये सब इसके सब पॉइंट बना सकते हैं हम इसको। फ्लॉज के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कई तरीके के फ्लॉज छोड़े गए ताकि जो किसान है उसको फायदा ना हो, जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है,
या जो टेनेंट है, सॉरी मतलब जो जमींदार है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको कई तरीके के फ्लॉज दिए, बचने का रास्ता निकाला गया, जिसमें से सबसे पहला है डिफाइन दी पर्सनल कल्टीवेशन। देखिए एक ऐसा रूल बनाया गया जिसमें कहा गया कि ठीक है जी, अगर आप जमीन को दे देते हो टेनेंट को, तो टेनेंट की जमीन, वो जमीन रख सकता है, लेकिन आप सेल्फ कल्टीवेशन करते हो तो भैया कोई जमीन आप ही अपने पास रखो। अब मान लीजिए को वैसे वो टेनेंट को रख के अपनी खेती करवाते, अब मान लीजिए सर्वे करने वाले आए तो अपना फावड़ा और हथौड़ा लेके पहुंच गए, देखो जी खेती तो हम कर रहे हैं, कोई और खेती कर ही नहीं रहा। ये सब वजह रही जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो जमीन है वो उन्हीं लोगों के पास रह गई जो जमीन के मालिक थे और जमीन जोतने का काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सब्सटेंस लिमिट ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन, एक ऐसा नहीं है कि लिमिट बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी मात्रा बना दी गई। देखिए पर्सनल कल्टीवेशन का मतलब है एक लिमिट बना दी गई और बहुत बड़ी मात्रा में ये लिमिट रही, जिसकी वजह से उतना प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा जितना इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने की जरूरत थी। इसके अलावा इनइक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंट, कई बार टेनेंट के पास ये प्रूफ ही नहीं होते थे कि भाई वो अपनी जमीन पे मालिकाना हक साबित कर सकें। इसके अलावा वॉलंटरी सरेंडर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। देखिए किसानों से कहा गया कि भैया तुम अब वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही है इंडिया में कितना ये वॉलंटरी रहता है, मार मार के किसानों को, मार मार के जो लैंड लॉस लेबर हैं उनसे कहा गया कि आप इस जमीन को वॉलंटरी सरेंडर करो, उनको करना पड़ा। इसके अलावा इनइक्वेट ऑफ सीलिंग लॉज, सीलिंग लॉज इस तरीके से बनाए गए, इनइक्वेट बनाए गए। देखिए हुआ ये था कि जब इंडिया में सीलिंग लॉ लागू किया गया तो किसानों से जब जमीन लेने की बात की गई तो ये जो लैंड ओनर है वो चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। स्टे के दौर में उन्होंने अपनी जो जमीन है वो अपने परिवारजनों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने नौकरों के नाम कर दी। देखिए एक व्यक्ति अपनी जमीन रख सकता है, एक व्यक्ति मान लीजिए 1 एकड़ जमीन रख सकता है, ठीक है जी। 1 एकड़ जमीन के अलावा उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने इवन कई बार तो ऐसा सुनने में आया कि अपने जानवरों तक के नाम कर दिए, मतलब ऐसे बता दिया, झूठा नाम बना दिया कि जी इसके नाम जमीन है, इसके नाम जमीन है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली जो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम है वो लागू सफल नहीं हो पाया या उतना सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लैंड रिफॉर्म के बारे में जो बेसिक जितनी भी जानकारी की आवश्यकता है वो आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।